देखिए, तो नेक्स्ट अपन जो डिस्कस करेंगे ब्लीडिंग के बारे में। किसके बारे में? ब्लीडिंग का। तो अर्ली प्रेगनेंसी फिनिश आउट हो चुका है, लेट प्रेगनेंसी फिनिश आउट हो चुका है। अब किस में? आफ्टर प्रेगनेंसी। आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब पोस्टपार्टम। तो पोस्टपार्टम में जो ब्लीडिंग होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? पीपीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीएच, यानी पोस्टपार्टम हेमरेज। तो ये सारा सब कुछ डिस्कस होने के बाद में लास्ट हमारा ब्लीडिंग में जो बचा था वो था पीपीएच। क्या था? पीपीएच। देखिएगा, पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब है यानी ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग होगी उसको क्या कहेंगे? पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कहेंगे। अब कब तक? डिलीवरी के बाद में फिर कब तक? अप टू या अप टिल 12 वीक्स। कब तक? 12 वीक्स तक। आगे समझ में? तो 12 वीक्स तक जो भी ब्लीडिंग होगी उसको अपन पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कहेंगे। अब देखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लीडिंग होता नहीं है भाई। नॉर्मल अगर आपने वेजाइनल डिलीवरी किया है, क्या है? एनवीडी किया है, तो उसके अंदर भी ब्लीडिंग होता है, आपने पता ही लॉस। लेकिन कितना होता है? लेस देन 500 ml है। आगे समझ में? देखिएगा नेक्स्ट, अगर क्या हुआ है? सिजेरियन सेक्शन हुआ है। क्या हुआ है? सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तब भी क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। तो फिर कितना होगा? लेस देन 1000 ml। आगे समझ में? अगर फिर भी क्या करना पड़ता है हमें? कभी कभी हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? हिस्टेरेक्टोमी। तो हिस्टेरेक्टोमी के अंदर कितना ब्लड लॉस होगा? लेस देन 500 ml। कितना? वो सॉरी 1500 ml। लेस देन 1500 ml या फिर लेस देन 2000 ml। इतने तक नॉर्मल मानते हैं हिस्टेरेक्टोमी के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया ट्विन प्रेगनेंसी में कितना ब्लड लॉस होता है? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है, ट्विन डिलीवरी हुई है, ट्विन प्रेगनेंसी थी, तो फिर कितना होगा? यानी एक के अंदर कितना हो रहा है? 500 ml। तो फिर दो के अंदर कितना नॉर्मल मानेंगे? लेस देन 1000 ml तक। कितना? लेस देन 1000 ml तक। क्लियर आगे बस समझ में? तो इन चीजों को याद रखना। अगर इनसे ज्यादा हो गई तो इसका मतलब है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, उसके अंदर ब्लीडिंग कितना हो गया? मोर देन 500 ml। तो क्या कहेंगे इसको? पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? मतलब एक्स्ट्रा ब्लीड हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, होना इतना कम चाहिए था, इससे ज्यादा हो गया। अगर सीरियस सेक्शन हुआ है तो ब्लीडिंग कितना होगा फिर? मोर देन 1000 ml है, तो उसको पोस्टपार्टम कहेंगे। ट्विन डिलीवरी के अंदर कितना हो गया? मोर देन 1000 ml हो गया, तो फिर क्या बोलेंगे? पीपीएच कहेंगे। अगर क्या हुआ है? हिस्टेरेक्टोमी हुआ है, और हिस्टेरेक्टोमी में कितना हो गया? मोर देन 2000, या फिर एक ही वैल्यू याद रखिएगा, मोर देन 1500 ml। अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? पीपीएच है। इसका मतलब है इन सब चीज़ों में हमें क्या होना है? अलर्ट होना है। अलर्ट होने का मतलब है हमने क्या करना है? इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना है। इमरजेंसी की तरह जब ट्रीट करेंगे तो एक तो रिससिटेशन प्लान होगा, दूसरा एक्टिव प्लान होगा हमारा। आगे समझो। अब तो आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ कि ये ब्लीड इतना हुआ है तो इसको कैसे मेजर करेंगे? कैसे पता लगाएंगे? पैड के सैचुरेशन से। कैसे पता चलेगा पैड के सैचुरेशन से? यानी कि मान लीजिए पार्शियल सैचुरेट हुआ है। क्या हुआ है? वेरी गुड। अगर पार्शियली सैचुरेटेड पैड है तो इसका मतलब कितना ब्लड लॉस हुआ है? 40 to 50 ml। कितना है? 40 to 50 ml। तो इसका मतलब ऐसे पैड को काउंट कर लेंगे, पैड को काउंट करके बता सकते हैं कितने सारे पैड चेंज हुए हैं उसके हिसाब से, या फिर कंप्लीट क्या होगा? कंप्लीट सैचुरेटेड। कंप्लीट सैचुरेटेड। तो इसका मतलब कितना हुआ है? 100 ml है। कितना है ये? 100 ml है। क्लियर होगी बात इतनी सी? अगर पैड सैचुरेटेड है पैड प्लस पेरिनियल ब्लीडिंग बता रखा है। क्या बता रखा है? पेरिनियल। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना दिमाग के अंदर। अगर सैचुरेटेड पैड भी है और पेरिनियल ब्लीड हुआ है, इसका मतलब क्या है? हैवी ब्लीड हो रहा है। आगे समझ में? तो इसका मतलब है कितना लॉस हुआ है ब्लड का? बताइए।
नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी आपने अगर ड्यूटी लगी होगी तो देखा होगा, तो क्या वहाँ पर जो पेरिनियम होता है उस पर ब्लीडिंग होती है? होती है, होती है ना। ऐसा तो है नहीं पेड़ में क्या मदर के पेरिनियम को भी पूरा रेड यानी ब्लीडिंग हुआ रहता है, तो इसका मतलब कितना लॉस हुआ है? 500 ml तक लॉस हुआ है, मतलब ठीक है। पैड सैचुरेट हो गए, पेरिनियम भी रेड दिख रहा है, ऐसा कुछ दे रखा है, तो ब्लीडिंग अमाउंट कितनी है? 500 ml, मतलब ठीक है। लेकिन यहाँ से किस पर आ गई? बेड सीट पर आ गई, बेड पर आ गई, बेड के नीचे आ गई, फ्लोर पर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या हो रहा है? पोस्टमार्टम हो रहा है। क्लियर है? तो पेरिनियम बेड सीट अपर साइड ऑफ बेड हो गया, ठीक है ना, यानी कि पेरिनियम है और प्लस कहाँ पर मिल रहा है? अपर बेड पर, यानी बेड सीट भी या बेड भी ब्लीडिंग हो रखा है, तो इसका मतलब ब्लड लॉस कितना हो गया? 1000 ml तक हुआ है। कितना हुआ है? 1000। तो इसका मतलब अगर नॉर्मल वेजाइनल में है तो ये पीपीएच है कि नहीं है, तो पता लगा सकते हैं। दूसरा देखिएगा, अगर आउट ऑफ बेड जा चुकी है, आउट ऑफ बेड का मतलब है बेड पर भी है प्लस फ्लोर पर भी है। किस पर है? फ्लोर पर है, मतलब लेबर रूम भी क्या हो गया? ब्लड हो गया, तो इसका मतलब ब्लड लॉस हुआ है कितना? मोर देन 2000 ml है। आगे समझ में? कितना है? मोर देन 2000 ml है। क्लियर है तीसरी बात? क्या हुआ है? मोर देन 2000 ml लॉस हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पुटअप होते हैं, तो इन चीजों को आप देख लेना। यानी कि पार्शियल सैचुरेशन हुआ है, तो क्या है? 50 ml, कंप्लीट हो गया तो 100 ml। पार्शियल का मतलब जैसे मान लीजिए एक पैड है इस तरीके से, तो हाफ है तो मतलब 50, पूरा हो गया तो 100। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट, अगर पैड भी है साथ में पेरिनियम भी हो गया तो इसका मतलब एक्स्ट्रा गया है, तो फिर कितना हो गया? 500 ml है। कितना है? 500 ml है। और यानी कि बेड किस कहाँ गया? बेड सीट पर भी आ गया, पेरिनियम से वहाँ पर भी आ गया, तो फिर कितना हो गया? 1000 ml है। अगर ये क्या है? सी सेक्शन है तो नॉर्मल है, इतना हो सकता है। सी सेक्शन में आपने देखा होगा बेड शीट भी हो जाती है। अगर साथ में कहाँ पर आ गया? फ्लोर पर भी आ गया, तो इसका मतलब है ये कोई भी डिलीवरी हो, लेकिन ये है क्या? पीपीएच है। क्या है ये? एबनॉर्मल है, पोस्टमार्टम हेमरेज है। ऐसे जनरली असेस कर लिया जाता है। किसको? पीपीएच को। देखिएगा नेक्स्ट, अगर टाइप की बात करते हैं, किसके? पीपीएच टाइप अकॉर्डिंग टू अमाउंट। अमाउंट के हिसाब से इनके क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। तो एक होता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर टाइप का पीपीएच होगा। तो देखिए जब माइल्ड की बात करेंगे तो इसमें ब्लड लॉस कितना होगा? फिर 500 to 1000 ml। ये मैं आपको नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किसमें कितना लॉस होगा। नॉर्मली उससे ज़्यादा होगा तो उसको पीपीएच कहेंगे। तो माइल्ड के अंदर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होगा तो कितना मिल रहा है? 500 से ज़्यादा है, लेकिन 1000 से कम है, तो इसका मतलब क्या है? मोर देन 500 है, लेस देन 1 लीटर है, तो इसका मतलब क्या है? माइल्ड है। लेकिन क्या है ये? मोर देन 1000 ml है और लेस देन 2000 ml है, तो इसको क्या कहेंगे? फिर मॉडरेट कहेंगे। लेकिन मोर देन 2000 ml है तो फिर क्या है ये? सीवियर पीपीएच है। कैसा है ये? सीवियर पीपीएच है। तो अमाउंट के हिसाब से भी अगर आपसे हाँ, मतलब ये पूरा फ्लोर क्या हो चुका है? अभी बोला था कि बेड से कहाँ चुका है? नीचे आ चुका है, पूरा लेबर रूम ब्लडी हो रहा है, तो आप लोग समझ जाइए कि सीवियर कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? सीवियर कंडीशन है। मोर देन 2000 ml उसका ब्लड क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है। अब इसके अंदर है, देखिए इसके अंदर कहाँ पर होगा? ये पेरिनियम के अंदर से बेड शीट पर होगा, और बेड शीट के साथ साथ में कहाँ पर होगा? ये 2000 ml है, मतलब फ्लोर पर आ चुका है, और इसका मतलब पूरा लेबर रूम हो चुका है। क्या हो चुका है? रूम हो चुका है। तो फिर कंडीशन को क्या कहेंगे? सीवियर कहेंगे। कितनी सी बात आगे समझ में? तो ये अमाउंट को लेकर के टाइप किया जा सकता है। बाकी मोस्ट कॉमन देखकर ड्यूरेशन को लेकर के इसको डिवाइड किया जाता है। तो टाइप अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। समझ आ रही है बात है? पक्का? उड़ चले? देखिएगा अब मेनली अगर ड्यूरेशन के हिसाब से देखा जाता है तो 2 टाइप्स का होगा। एक होगा प्राइमरी
दूसरा होगा सेकेंडरी। फर्स्ट वन दैट इज द प्राइमरी, सेकंड वन दैट इज द सेकेंडरी। जब प्राइमरी के अंदर बात करेंगे तो देखिए प्राइमरी अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द थर्ड स्टेज पीपीएच और सेकंड होगा ट्रू पीपीएच। ट्रू पीपीएच, ट्रू पीपीएच है तो इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है मोस्ट कॉमन होगा। कैसा होगा ये? मोस्ट कॉमन होगा। और सेकेंडरी पीपीएच होगा वो अपने आप में सेकेंडरी ही पीपीएच रहेगा। अब देखिएगा जब प्राइमरी पीपीएच की बात करेंगे तो प्राइमरी पीपीएच कहाँ से स्टार्ट होगा? थर्ड स्टेज से स्टार्ट होगा और कब तक? 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। ठीक है ना, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होता है ये? थर्ड स्टेज से, और कब तक? विद इन 24 आवर्स तक अगर ब्लीड हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी पीपीएच कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमरी पीपीएच। अगर वो थर्ड स्टेज में ही हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? थर्ड स्टेज पीपीएच। और थर्ड स्टेज यानी प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद में हो रहा है और 24 आवर्स तक हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रू पीपीएच, जो कि मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। विद इन 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, विद इन 24 आवर्स, तो इसका मतलब आफ्टर डिलीवरी हो रहा है 24 आवर्स के अंदर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रू पीपीएच बोलेंगे। और ये कब मिल रहा है? आफ्टर 24 आवर्स अप टिल 12 वीक्स। कब तक मिल रहा है ये? 12 वीक्स तक। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पीपीएच बोलेंगे। क्लियर हो गई इतनी सी बात? आगे बढ़े। अब देखिए, अब जब हमने टाइप्स पढ़ लिए तो इसके बाद इनके पढ़े कॉज। आगे समझ में? कॉज में बीच उजाड़ में जाने कुण को बालक सौरभ है। देखिएगा प्राइमरी के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज होगा दैट इज दी अटोनिक यूट्रस। सेकेंडरी के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज होगा, वेरी गुड, रिटेन्ड प्लेसेंटा या रिटेन्ड टिश्यू। ये चीज याद रख ली। बाकी आपने कॉज याद रखने हैं तो कॉज याद रखने पड़ेंगे आपको 40 से। किससे याद रखने पड़ेंगे? 40 मतलब यही हो गया। फर्स्ट वन तो डिक्रीज टोन, इसका मतलब अटोनिक हो गया। सेकंड टी डिक्रीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट टी से टिश्यू रिटेन। नेक्स्ट ही होगा ट्रॉमा। सब आ जाएंगे इसके अंदर, क्या आ जाएंगे? सारे आ जाएंगे। लेकिन आपसे पूछ लिया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी अटोनिक यूट्रस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या होता है? रिटेन्ड होता है। अगर आपसे कुछ नहीं पूछा प्राइमरी और सेकेंडरी और फिर आपसे पूछ लिया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, फिर कंफ्यूज हो गया ना? एक मिनट, डिलीवरी करा दिया तो बच्चा रो रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब साइन ऑफ गुड डिलीवरी क्या है? साइन ऑफ गुड डिलीवरी। अब मदर को हम देख रहे हैं पीपीएच में, तो देखिएगा अगर आपसे कुछ नहीं पूछा, प्राइमरी नहीं पूछा, सेकेंडरी नहीं पूछा, ठीक है ना, तो फिर आपने क्या बताना है? मोस्ट कॉमन कॉज। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा फिर? वेरी गुड, अटोनिक यूट्रस। अटोनिक यूट्रस।
अगर आपसे सेकंड मोस्ट कॉमन पूछ लिया तो फर्स्ट ये हो गया। अगर सेकंड मोस्ट कॉमन पूछ लिया रिटेन प्लेसेंटा, ट्रॉमा, क्या होगा? ट्रॉमा होगा। क्या होगा? ट्रॉमा। यूट्रस को कुछ ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब होता है पेरिनियल टियर हुआ होगा। क्या होगा? पेरिनियल टियर हुआ होगा, इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। रिटेन प्लेसेंटा नहीं रहेगा, क्या रहेगा सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज? पेरिनियल टियर हुआ होगा तो ट्रॉमा को मानते हैं। किसको मानते हैं? ट्रॉमा को। ये क्या हो गए? कॉज। कोई कंफ्यूजन कॉज को लेकर के? जैसे प्राइमरी में पूछ ले तो मोस्ट कॉमन अटोनिक, सेकंड में पूछ ले रिटेंड, अगर ऐसे पूछ ले तो ये सारे कॉज हैं, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछे तो ये सारे कॉज हो गए 4 2। और इसका मतलब है अगर कुछ नहीं पूछा आपने, मोस्ट कॉमन पूछा तो अटोनिक, और सेकंड मोस्ट कॉमन है ट्रॉमा, और ट्रॉमा के अंदर आपको मिलेगा दैट इज दी पेरिनियल टियर। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन रिस्क फैक्टर के बारे में। किसके बारे में? रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर किसके हो सकते हैं? मैटरनल। कैसे हो सकते हैं? मैटरनल। या फिर कैसे हो सकते हैं? लेबर से रिलेटेड। या फिर कैसे हो सकते हैं? प्लेसेंटा के। कैसे हो सकते हैं? प्लेसेंटा। अब देखो जब मदर की बात करते हैं तो इसका मतलब कि मदर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैंने बताया था आपको सेकंड इनडायरेक्ट या फर्स्ट मोस्ट कॉमन इनडायरेक्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। वेरी गुड। क्या होगा? एनीमिया हो सकता है। और बताइए? PIH। वेरी गुड। ओवर स्ट्रेचिंग। हाँ, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस हुआ हो तो ओवर स्ट्रेचिंग किसमें होता है? मैक्रोसोमिया। किसमें मिलता है मैक्रोसोमिया? GDM के अंदर। नेक्स्ट ट्विन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट पॉली हाइड्रोमिनोस। तो ये कुछ कॉज होते हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? प्रीवियस हिस्ट्री मदर का। वेरी गुड। प्रीवियस हिस्ट्री प्रेजेंट हो, प्रीवियस हिस्ट्री हो, या फिर ओवर स्ट्रेचिंग हुआ हो, या फिर PIH हुआ हो, या एनीमिया हुआ हो। नेक्स्ट अगर हिस्ट्री है किसकी? APH की, एंटीपार्टम हेमरेज है, तो उसमें भी पोस्टपार्टम हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं? रिस्क फैक्टर है। क्या है? रिस्क फैक्टर है। अगर किसकी बात करते हैं अपन? लेबर की, तो लेबर के अंदर क्या क्या कॉज हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। कॉज तो हमने देख लिए, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं लेबर के अंदर? है माल प्रेजेंटेशन। वेरी गुड। बेबी कैसा हो? बड़ा हो या फिर ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं। हाँ, प्रलॉन्ग लेबर हो। कैसा हो? प्रलॉन्ग लेबर हो, या फिर प्रेसिपिटेट लेबर हो। प्रलॉन्ग लेबर है तो इसका मतलब है लॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग हो रहा है। डिले लेबर है तो इसमें भी ब्लड क्या होता है? ज़्यादा लॉस होता है। प्रेसिपिटेट हुआ हो तो ट्रॉमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर लेस देन 3 आवर के अंदर ही क्या हो गया? कंप्लीट डिलीवरी प्रोसेस वो हो गया हो तो प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं। ओवर कॉन्ट्रैक्शन है, हाइपर टोनिक है, तो ये भी कॉज बनता है किसका? ब्लीडिंग का। तो इसमें भी ब्लड लॉस होगा। ऑक्सीटोसिन का ज़्यादा लेवल बन गया हो। नेक्स्ट देखिए प्लेसेंटा। रिटेंड हो। क्या हो सकता है? रिटेंड हो सकता है, अक्रीटा हो सकता है। क्या हो सकता है? अक्रीटा हो सकता है। और कोई? ससेंट्यूरिएट, वो रिटेंड में ही आ जाता है वैसे। ससेंट्यूरिएट लो, तो इनको इसको याद रख लेना। यानी रिस्क फैक्टर पूछा जाए तो प्रीवियस हिस्ट्री है मदर की लेकर के, तो ये मोस्ट कॉमन यही बनते हैं। अगर लेबर को लेकर के तो प्रलॉन्ग लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, या फिर क्या है? प्लेसेंटा के कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर से आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे समझ में। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करेंगे। वेरी गुड। किसकी बात करेंगे? मैनेजमेंट की। ये इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, क्विक रेस्पॉन्स देना है, तो सबसे फर्स्ट होगा रिससिटेशन।
क्या करेंगे, मदर को रिससिटेट करेंगे। और नेक्स्ट होगा दैट इज द एक्टिव मैनेजमेंट होगा। कैसा होगा, एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है स्पेसिफिक मैनेजमेंट होगा, सिर्फ किसके लिए, पीपीएच के लिए। किसके लिए, पीपीएच के लिए। रिससिटेशन का मतलब है नॉन स्पेसिफिक। कैसा है, नॉन स्पेसिफिक। रिससिटेशन करते हैं तो आपको पता है इसमें क्या करते हैं अपन, आईवी लाइन क्या लगाते हैं, आईवी लाइन 2 ग्रीन कैनुला। दूसरा आईवी फ्लूइड्स देते हैं और ब्लड अरेंजमेंट वेरी गुड। इसका मतलब है सैंपल कलेक्ट करना हो, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फ्लूइड में आपको पता है क्या देते हैं, आरएल और एनएस। कभी भी क्या नहीं देते हैं, D5 नहीं देंगे। इस चीज़ को याद रखना, आरएल एनएस देना तो आप याद रख लोगे, लेकिन इसको नहीं रख पाओगे कि देना क्या नहीं है। D5 डेक्सट्रोज कभी भी मदर को नहीं देना है, आरएल और एनएस प्रोवाइड करवाना है फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यानी एक्टिव मैनेजमेंट की बात करेंगे तो एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर फिर क्या होगा, एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर होता है स्पेसिफिक इंटरवेंशंस लेना। इसका मतलब है क्या लेंगे यहाँ पर, फिर ड्रग्स या फिर क्या हो सकता है मैकेनिकल मैनेजमेंट, या फिर हो सकता है लास्ट दैट इज दी सर्जिकल इंटरवेंशंस। क्लियर होगी इतनी सी बात, गुड। अब देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे ड्रग्स की। आईवी लाइन वगैरह रिसर्च हम जनरली करते हैं और करके रखेंगे, क्योंकि ये रिस्क है कि आगे चल के उसको क्या हो सकता है, पीपीएच हो सकता है, या फिर हाई रिस्क मदर होते हैं उनके अंदर रिसर्टिफिकेशन पहले से ही इलेक्टिवली, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक है, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये करना ही है आपने। लेकिन नेक्स्ट जो करेंगे जब स्पेसिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, किसकी करते हैं, स्पेसिफिक मैनेजमेंट। स्पेसिफिक मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग दी जाती है। कौन सी जाती है, फर्स्ट लाइन, क्योंकि स्पेसिफिक में हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ड्रग से। किससे करेंगे, ड्रग से। कहाँ गए, यानी कि फर्स्ट लाइन के अंदर फर्स्ट ड्रग होगी ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन। किसने रिकमेंड किया इसको, WHO ने। या तो इससे ठीक हो जाएगा ऑक्सीटोसिन से। ऑक्सीटोसिन कैसे देते हैं वो आपको पता ही, इन्फ्यूजन कैसे कैसे चलाते हैं, सारा सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि 500 ml NS के अंदर कितना, 10 यूनिट इंसुलिन, वो सॉरी ऑक्सीटोसिन डाल करके 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से चला देते हैं। आगे समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड लाइन की बात करते हैं। या तो ये कैसे हो जाएगा सक्सेसफुल, या फिर कैसा होगा, अभी भी ब्लीडिंग कंटिन्यू है। क्या है, कंटिन्यू है, तो फिर सेकंड लाइन ड्रग देते हैं। ये भी किसे रिकमेंड किए हैं, WHO ने। WHO ने जो सेकंड लाइन ड्रग बताई वो कौन सी बताई हैं, दैट इज दी इर्गोमेट्रिन। क्या बता है, इर्गोमेट्रिन, सिंटोमेट्रिन, इर्गोमेट्रिन। इसको मिथाइल इर्गोमेट्रिन कहते हैं, मिथार्जिन के नाम से आता है। किसके नाम से आता है, मिथार्जिन के नाम से। आगे समझ में। कितने जाता है ये, 0.2 mg। कैसे देते हैं इसको, IM देते हैं, 0.2 mg IM। इसको भी एक किसका, ऑक्सीटोसिन और दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब 5 यूनिट प्लस 0.5 mg। और ये भी कैसे यूज होता है, IM यूज होता है। आगे से ऑक्सीटोसिन और इर्गोमेट्रिन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इन ड्रग्स को अपन सेकंड लाइन में यूज करते हैं। फर्स्ट लाइन में किसको करना है, इसको याद रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि पहले ओल्ड कंसेप्ट था कि मिथार्जिन देते हैं। क्या देते हैं, जैसे डिलीवरी होगा मिथार्जिन दे देते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन नहीं, क्या देते हैं, ऑक्सीटोसिन। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा, मिथाइल इर्गोमेट्रिन आएगा। क्लियर इतनी सी बात। ये ड्रग इंटरवेंशन देने के बाद में या तो क्या होगा, वेरी गुड, ड्रग के बाद में क्या होगा, सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मतलब है ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। या फिर क्या होगा, अनसक्सेसफुल। इसका मतलब कंटिन्यू है ब्लीडिंग। क्या है, कंटिन्यू ब्लीडिंग है। तो फिर हमने क्या करना है,
30 मिनट का ही सिर्फ वेट करना है। कितना करना है? 30 मिनट वेट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। क्या लेंगे हम यहाँ पर? सेकंड मैनेजमेंट, दैट इज दी मैकेनिकल इंटरवेंशन। कौन से हो जाएंगे? मैकेनिकल इंटरवेंशन। मैकेनिकल इंटरवेंशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होंगे। मैकेनिकल इंटरवेंशन 2 टाइप्स के होंगे। सबसे फर्स्ट वन मैकेनिकल इंटरवेंशन क्या होगा? वाई मैनुअल। आपको पता है मैकेनिकल में हमेशा कंप्रेशन देना होता है। ब्लीडिंग को जब भी स्टॉप करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी में, तो मैकेनिकली कैसे करेंगे अपन? प्रेशर लगा करके, कंप्रेशन दे करके। तो बाई मैनुअल कंप्रेशन। बाई मैनुअल कंप्रेशन का मतलब है दोनों हाथों से। एक हाथ कहां पर होगा? एब्डोमेन के पर एब्डोमेनली ऊपर, और एक कहां होगा? यूट्रस के अंदर। और दोनों के बीच में क्या कर देंगे? कंप्रेस कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये यूट्रस है, तो एक हैंड यहां पर होगा, दूसरा हैंड यहां से जाएगा, और ऐसे क्या कर देंगे? यहां पर यूट्रस को लेकर के कंप्रेस कर देंगे। ब्लीडिंग क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। अगर स्टॉप नहीं हुई तो कंटिन्यू। कंटिन्यू होगा तो सेकंड मेथड पे आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे? सेकंड पर। जब सेकंड पर आ जाएंगे तो देखिए सेकंड का मोस्ट कॉमन क्या होता है फिर? सैंगस्टन। हाँ, मोर इसोफेजियल वेरासिस के अंदर होता है। बलून होता है इसमें, क्या होता है? बकरी बलून कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बकरी बलून। तो देखिएगा सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब या फिर बकरी बलून, इसमें क्या होता है? यानी कि ट्यूब को क्या कर दिया जाता है? इंसर्ट कर दिया जाता है। किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। तो ये यूट्रस है, ब्लीड कर रहा है कंटिन्यूअसली, और इसके अंदर हमने क्या इंसर्ट कर दिया? ऐसे बकरी बलून। और यहाँ पर क्या होगा फिर इसका? वेरी गुड। यहाँ पर ऐसे बलून होता है, ऐसे। और इस बलून की नॉर्मल कैपेसिटी होती है 300 टू 500 ml। आगे बस समझ। तो 300 ml डालेंगे, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? मैक्सिमम फिलिंग करेंगे। जब मैक्सिमम फिलिंग करेंगे तो ये बलून इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कंप्लीटली फिल होकर के। और इसके अंदर कितना? 500 ml NS आ चुका होगा। और जब 500 ml इसके अंदर आ चुका होगा तो इसका मतलब इस पर ये क्या लगाएगा? प्रेशर। और प्रेशर से क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। आगे समझ में। तो ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली प्रेशर जनरेट करते हैं इसकी इनसाइड वॉल पर। इनसाइड वॉल पर प्रेशर लगने की वजह से वो कैसा हो जाता है? कंप्रेस। कंप्रेस वही मैकेनिकल काम हो गया। ब्लीडिंग क्या हो जाएगी? स्टॉप। तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी? स्टॉप। या फिर क्या होगा? कंटिन्यू। कितना? कंटिन्यू। ये भी कितना वेट करना है? 30 मिनट का वेट करना है। जिससे ज़्यादा नहीं है कि देखते रहे अभी स्टॉप होगी, अभी स्टॉप होगी, फिर मदर स्टॉप हो जाएंगी, सांसें स्टॉप हो जाएंगी। आगे समझ में। क्या करना है? 30 मिनट वेट करना है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो होगा तो फिर किस पे चले जाएंगे? फर्स्ट ड्रग कर लिया हमने, दूसरा क्या किया? देखिए फर्स्ट क्या किया? ड्रग स्पेसिफिक में। सेकंड क्या किया? मैकेनिकल। सेकंड क्या किया? मैकेनिकल। थर्ड वन के अंदर हम आ जाएंगे सर्जरी। लास्ट रामबाण बचा है हमारे पास में क्या? सर्जरी। तो सर्जरी में फिर क्या करेंगे? स्टेक्टोमी कर देंगे। क्या करेंगे? स्टेक्टोमी। अब स्टेक्टोमी करनी है कि नहीं करनी है तो सर्जरी डिसाइड करेंगे किसके हिसाब से? फैमिली। हाँ, कंप्लीट। अगर कंप्लीट फैमिली होगी तो क्या कर देंगे? स्टेक्टोमी, यूट्रस को ही रिमूव आउट कर देंगे। और देखिएगा अगर फैमिली कैसी है? इनकम्प्लीट है। कैसा है? इनकम्प्लीट है। जब इनकम्प्लीट फैमिली है तो फिर क्या करेंगे? लाइगेशन करेंगे। क्या करेंगे? लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब है सूचरिंग। क्या कर देंगे? सूचरिंग। और सूचरिंग कौन से करते हैं? लिंच सूचरिंग। कौन से करते हैं? बी लिंच। हाँ, कौन सा सूचरिंग करते हैं? बी लिंच। अब ये कैसे होते हैं बी लिंच सूचर? आपको दिखा देते हैं। यानी कि चारों तरफ से यूट्रस को कंप्लीटली बाइंड कर दिया जाता है, उन्हीं को अपन वी लिंच सूचरिंग कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है कई बार कि कौन सा सूचर यूज किया जाता है अनप्लांट फैमिली के अंदर? तो वी लिंच सूचरिंग। कौन सी है ये? इस तरीके का इमेज मिल जाए तो आप लोग समझ जाना कि क्या है ये? सूचर को बाइंड कर रहे हैं। तो देखिएगा सूचर क्या किया? यूट्रस को बाइंड कर रहे हैं सूचर के द्वारा। तो देखिए
यानी यहाँ से लिया पकड़ा ऐसे, यहाँ पर सूचर लिया, यहाँ पर सूचर लिया और यहाँ पर, और दोनों को खींच करके बांध दिया। आगे समझ में? इधर से सेम ऐसे लिया, इधर ये सूचर किया, इधर से ये सूचर किया और यहाँ पर सूचर किया और दोनों को क्या बता दिया, गांठ लगा दी ढंग से। उसके बाद बांध देंगे उसको, तो इसको कहते हैं बी लिंच। लिंच मतलब खींचना, तो खींच करके यूट्रस को बाइंड कर देना। देखिएगा इसके बाद में इन दोनों को क्या करेंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी एक सूचर यहाँ पर लिया, एक सूचर यहाँ पर लिया, यहाँ से कंटिन्यूसली इधर से ले लिया, दूसरा ऐसे लेकर के इन दोनों को क्या कर दिया, खींच दिया। फिर सेम कंडीशन दोनों तरफ से, इधर से भी इसको खींच दिया, इधर से भी इसको खींच दिया। खींचने के बाद में दोनों में गांठ लगा दी। अब जो बचा हुआ होगा उसको आपस में बांध दिया जाएगा। तो पूरे यूट्रस को, यानी एक इस साइड से, एक इस साइड से, और फिर इन दोनों को ऐसे और खींच करके यूट्रस को इस तरीके से बाइंड कर दिया जाता है। हाँ, बस ये किससे, सूचर से बाइंड करते हैं। आगे समझ में? जैसे जो पुट्टा बैग होता है ना अपना, यहाँ से और यहाँ से फिर उसको ऐसे खींच देते हैं नीचे से लेकर के, हाँ, तो उसको खींच दिया जाता है तो फिर वो एकदम से फिट हो जाता है। सेम ऐसे ही है, दोनों तरफ से लेकर के और फिर एकदम से खींच देंगे। अब इसको टाइट करने के बाद में, टाइट करने के बाद में ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टॉप। अब या तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी या फिर कैसी होगी, अभी भी कंटिन्यू। तो फिर अब कुछ नहीं सोचना, फैमिली प्लानिंग कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, सीधा क्या करेंगे, स्टेरेक्टोमी कर देंगे। ठीक है, लेकिन स्टेरेक्टोमी से पहले एक और परफॉर्म करते हैं। ब्लड, जो यूट्रस की सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई, उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं। आगे समझ में? तो अभी भी देखो और चांस होगा इसके आगे। इतना तो वेट ही नहीं करते। हाँ, यानी कि बी लिंच, सूचर, सूचर के बाद में क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, अभी भी कंटिन्यू। कंटिन्यू ब्लीडिंग है तो फिर क्या करेंगे, यूट्रस ब्लड सप्लाई लाइगेशन, उसको स्टॉप करेंगे, लाइगेट करेंगे। तो इसका मतलब आपको पता है, एक तो कौन सप्लाई करता है, ओवेरियन आर्टरी, और दूसरा कौन सा होता है, यूट्राइन आर्टरी। इन दोनों को क्या कर देंगे, लाइगेट कर देंगे। तो यूट्रस को जब सप्लाई ही नहीं आएगी तो ब्लड कहाँ से होगा, तो ये कर देंगे। अगर फिर भी कहीं ना कहीं से आ रहा है कोई बाईपास करके, तो फिर आपको पता है ये ब्रांचेज होती है किसकी, इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, वहीं से क्या कर देंगे, लाइगेट कर देंगे। आगे समझ में? तो स्टॉप हो जाएगा। अगर अभी भी नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट ऑप्शन बनता है स्टेरेक्टोमी। क्या बनेगा, स्टेरेक्टोमी। क्लियर होगी बात समझ में? ये क्या होते हैं, मैनेजमेंट होता है किसका, पीपीएच का। रिस्क फैक्टर्स यहां से पढ़ा हमने पीपीएच को, अकॉर्डिंग टू अमाउंट, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 500 से 1000, 1000 से 2000, मोर देन 2000 तो सीवियर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर क्या होगा, बिफोर 24 आवर्स के अंदर या विद इन 24 आवर्स के अंदर आफ्टर डिलीवरी। अब इसमें थर्ड स्टेज में भी मिल सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, यानी थर्ड स्टेज, यानी प्लेसेंटा का डिलीवरी नहीं हुआ है, उससे पहले ही ब्लीडिंग हो गया तो उसको थर्ड स्टेज पीपीएच कहेंगे। और ब्लीडिंग के 24 आवर्स में हुआ है तो उसको ट्रू पीपीएच कहेंगे, जो कि मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। इसके बाद में सेकेंडरी, सेकेंडरी आफ्टर 24 आवर्स मिलेगा, 12 वीक्स तक देखने को मिल सकता है ब्लीडिंग, जो कि लेस कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, रिटेंड होगा या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉज की बात करी तो प्राइमरी का कॉज अटोनिक, उसका रिटेंड या फिर इन्फेक्शन। देखिएगा, या तो ऐसे पूछेगा आपसे या फिर सारे के सारे कॉज पूछ सकता है, एक्सेप्ट करके पूछेगा तो डिक्रीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू रिटेंड और ट्रॉमा। या फिर कुछ नहीं पूछेगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच अटोनिक यूट्रस और सेकंड मोस्ट कॉमन है ट्रॉमा। और ट्रॉमा का मैंने आपको बताया था दैट इज दी पेरिनियल टीयर होगा। क्या होगा, पेरिनियल टीयर। तो देखिए अब बात करेंगे नेक्स्ट पेरिनियल टीयर की बात करते हैं। किसकी करते हैं, पेरिनियल टीयर।
तो इसका मतलब है पेरिनियम का क्या होना, रप्चर होना, क्या कहलाता है, पेरिनियल टियर कहलाता है। और पेरिनियल टियर में मेनली जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 4। कितनी डिग्री होती है, 4 डिग्री। यानी 4 टाइप से पेरिनियल रप्चर हो सकता है। इसीलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा एपिजियोटोमी को भी हमने डिस्कस किया था, आपको याद हो तो कि 2nd डिग्री टियर लगाया जाता है एपिजियोटोमी के अंदर टू प्रिवेंट द 3rd डिग्री टियर। तो क्या होता है, देखो सबसे पहले 1st डिग्री की बात करेंगे तो 1st डिग्री के अंदर क्या होगा, वेजाइना का स्किन प्लस म्यूकोसा लॉस होगा या ब्रेक होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, 1st डिग्री बोलेंगे। 2nd डिग्री यानी ये सारी कहानी तो होगी, लेकिन साथ साथ में क्या हो जाएगा, मसल भी रप्चर हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, 2nd डिग्री। तो आपको पता है जो हम एपिजियोटोमी परफॉर्म करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, मसल को ही कट करते हैं, मसल तक कट करते हैं, इससे आगे कट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इसके आगे कट नहीं किया तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, 3rd डिग्री टियर हो जाएगा। और 3rd डिग्री टियर के अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसके देखिए नेक्स्ट होगा 3rd डिग्री, कौन सा होगा, 3rd डिग्री। 3rd डिग्री के अंदर क्या होगा, 2nd डिग्री प्लस आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर रप्चर, एक भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। कुछ हुआ, देखिए 1st यानी 2nd डिग्री आइदर इंटरनल यानी कि क्या होगा, वेजाइनल स्किन होगा, म्यूकोसा होगा, मसल लॉस होगा, उसके साथ साथ में क्या होगा, इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी या दोनों या बहुत स्फिंक्टर क्या हो सकते हैं, रप्चर हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे फिर 3rd डिग्री टियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3rd डिग्री। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा दैट इज दी 4th डिग्री। कौन सा डिग्री, 4th डिग्री। 4th डिग्री के अंदर क्या होगा, यानी 3rd डिग्री होगा, एक तो क्या होगा 3rd डिग्री प्लस रेक्टल म्यूकोसा इन्वॉल्व हो जाएगी। अभी तक वेजाइना था, अब कौन हो चुका है, रेक्टल म्यूकोसा। इसका मतलब है वेजाइना का स्किन, उसका म्यूकोसा, उसका मसल्स और इसमें स्फिंक्टर्स और प्लस रेक्टम भी क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, 4th डिग्री कहेंगे, जो कि डेंजरस है। कैसा है ये, डेंजरस होता है। आगे समझ में, तो ये दोनों को अपन कंप्लीट रप्चर कहते हैं और इन दोनों को इनकम्प्लीट कहते हैं। तो 1st और 2nd डिग्री को क्या कहते हैं, या तो पार्शियल पेरिनियल टियर और इनकम्प्लीट। पार्शियल और क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट बोला जाता है। लेकिन जब किसकी बात करेंगे, 3rd और 4th की, तो इनको क्या बोला जाता है, कंप्लीट पेरिनियल टियर। देखिए अब पार्शियल इनकम्प्लीट को पहचानोगे आप। जो इनकम्प्लीट होता है इसको ट्रीट करते हैं अपन कहां पर, लेबर रूम में। कहां पर कर देते हैं, लेबर रूम में, यानी लोकल एनेस्थीसिया से ठीक कर दिया जाता है सूचर लगा करके। जब कंप्लीट की बात करेंगे तो ये इसका रिपेयरमेंट कहां पर होगा, ओटी के अंदर। और कैसे करेंगे इसको, जनरल एनेस्थीसिया के साथ में। किसके साथ में, जनरल एनेस्थीसिया। क्लियर, यानी कि अगर 3rd और 4th डिग्री हुआ है तो कंप्लीट टियर हुआ है, कंप्लीट टियर हुआ है तो डेंजरस कहानी है। तो इसका मतलब कहां पर ठीक करेंगे इसको, ओटी में। ओटी में क्या देंगे, जनरल एनेस्थीसिया सीरियस ले लेंगे। लेकिन कैसा हुआ है, इनकम्प्लीट टाइप का हुआ है, जो कि होता ही एपिजियोटोमी वगैरह में, तो उसमें सूचना लगा करके उसको लेबर रूम में ही क्या कर दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, लोकल एनेस्थीसिया के द्वारा। किसके द्वारा, लोकल एनेस्थीसिया। आगे समझ में, ये होता है पेरिनियल टियर और उसका मैनेजमेंट। अब देखिए, कैन वी प्रिवेंट द पेरिनियल टियर, हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, वेरी गुड। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट ऑफ टियर, पेरिनियल टियर को प्रिवेंट करना है। तो देखिए WHO ने जो रिकमेंड किया है उसकी बात कर रहे हैं। एक तो होता है पेरिनियल सपोर्ट, क्या दे सकते हैं, पेरिनियल सपोर्ट दे सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, यानी डिलीवरी ऑफ हेड
डिलीवरी ऑफ हेड बाय सपोर्ट। आ गया समझ में? इसका मतलब है स्लोली, यानी कि सपोर्ट के द्वारा, सपोर्ट का मतलब है डिलीवरी ऑफ हेड बाय फ्लेक्शन कह सकते हैं। आगे समझ में? देखिएगा नेक्स्ट की जब बात करेंगे तो नेक्स्ट होगा दैट इज दी वार्म कंप्रेशन। वार्म कंप्रेशन और नेक्स्ट इंपोर्टेंट होगा एपिजियोटोमी। कौन सा होता है? एपिजियोटोमी। इसके द्वारा मैंने बोला था सेकंड डिग्री टीयर देंगे, थर्ड डिग्री टीयर को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो टीयर को क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे, पेरिनियल टीयर को। तो देखिएगा पेरिनियल सपोर्ट का जैसे प्रेशर लग रहा है तो हम बाई हैंड क्या कर देते हैं? उसको सपोर्ट दे देते हैं। रिटजन में क्या बोला था? रिटजन मैनोवर। तो रिटजन मैनोवर ये रिकमेंड किया हुआ है किसने? WHO ने। तो इसका मतलब है ये दोनों के दोनों पेरिनियल सपोर्ट और डिलीवरी ऑफ हेड फ्लेक्शन के द्वारा करवाना है। तो इसको क्या बोलते हैं? रिटजन मैनोवर, जो कि किसके द्वारा रिकमेंडेड है? WHO के द्वारा। लेकिन ये दोनों ही किसने रिकमेंड नहीं किए हैं? नॉट रिकमेंड बाय WHO। ये WHO के द्वारा रिकमेंड नहीं है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन WHO ने नहीं बोला है। तो वार्म कंप्रेशन भी दे देते हैं, एपिजियोटोमी भी परफॉर्म करते हैं। क्योंकि मैंने जब एपिजियोटोमी पढ़ाया था तब भी बताया था कि ये रूटीन प्रोसीजर नहीं है। आफ्टर स्यूचरिंग भी ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। आगे समझ में? तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आपने मेनली परफॉर्म करने होते हैं और दिमाग के अंदर रखने होते हैं। परफॉर्म नहीं करोगे तो एग्जाम के अंदर परफॉर्म कर देना। आगे समझ में आ जाता है आपको? तो पेरिनियल सपोर्ट और डिलीवरी रिटजन मैनोवर WHO के द्वारा है। और अगर और क्या क्या दे सकते हैं एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आएगा तो फिर आपने बताना है वार्म कंप्रेशन एंड एपिजियोटोमी। पर एपिजियोटोमी WHO के द्वारा रिकमेंड नहीं है, वार्म कंप्रेशन WHO के द्वारा रिकमेंड नहीं है, ये रूटीन प्रोसीजर नहीं है। रूटीन होता है वो एक अलग बात है। आगे समझ? तो ये हमने डिस्कस किया टोटली PPH को। किसको किया है? PPH एंड पेरिनियल टीयर। ओके, ये आपका हमने यहां तक कंप्लीट किया है। किसको? पोस्टपार्टम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी और पोस्टपार्टम ब्लीडिंग को। इसके बाद में नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे पोस्टपार्टम पीरियड, यानी कैसे सब इन्वोल्यूशन, कैसे इन्वोल्यूशन होता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।